पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नताशा, जिसको अभी तक अने और नैना की शादी का पता नहीं था, अचानक पता लगते ही वह बौखला जाती है। लेकिन अने सारी सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेता है और साथ ही नताशा को भी वार्न कर देता है कि वो नैना से दूर ही रहे। अब आगे अने पीछे हटा और तेजी से बाहर निकल गया। मम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं? लक्ष्मी जी ने नैना की ओर देखा और इशारे से अंदर आने के लिए कहा। वह झिझकते हुए अंदर आ गई थी। बोलो, अपनी चूड़ियां उतारते हुए उन्होंने कहा। लक्ष्मी जी उसे पूरी तरह इग्नोर करना चाहती थी या ये दिखाना चाहती थी कि उनके पास नैना के लिए वक्त नहीं है। वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मम्मी जी, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और परसों से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आप कहें तो मैं परसों से ज्वाइन करने का कंफर्म कर दूं। नैना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी थी, क्योंकि वो लोग खुद अच्छे खासे अमीर थे। बहू का नौकरी करना शायद उन्हें पसंद ना आता। जब वे पगफेरों के लिए घर गई थी तो माँ ने उसे यही कहा था कि वह कुछ भी सास ससुर और पति की मर्जी के बिना ना करे, और अगर उसकी किसी गलती की वजह से उनका सर झुका तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी ने उसकी ओर कनखियों से देखा, लेकिन नैना के चेहरे को आज वह नताशा की ऐनक से देख रही थी। तभी वह चेहरा उन्हें मक्कार नजर आ रहा था। अगर आज मैंने मना किया तो अने को भड़का कर भेजेगी, लेकिन मैं भी तुझे उसकी नज़रों से गिरा कर रहूंगी। उन्होंने बगैर उसकी तरफ देखे सोचा, अने से पूछ लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने से पहले सबका नाश्ता बनाना है और अपना खाना भी घर से लेकर जाना। और एक बात, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है, तो ध्यान रखना। उन्होंने अपने उसी रूखे लहजे में कहा जो नैना से बात करते वक्त उनकी पहचान था। जी, उसने धीरे से कहा और सर झुकाकर निकल गई। कितना फ़र्क होता है मायके और ससुराल में। घर पर माँ नाश्ता बनाकर ज़बरदस्ती खिलाती थी, कभी पसंद की सब्ज़ी ना हो तो बाहर खाने की 10 हिदायतें देती थी, आराम करने के लिए बोलती थी। लेकिन यहाँ रीना और माहिरा भी तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। कैसी जिंदगी हो गई थी उसकी कि मायके में ससुराल का भरम रखना था और ससुराल में मायके की इज्जत का ख्याल। मगर इन सब में वह खुद जैसे कहीं गुम होती जा रही थी कि ना तो सास को उसके इमोशंस का ख्याल था और ना ही माँ को। उसने सर झटका जैसे इन सोचों को झटक रही हो। उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी ने फ़ोन पर नताशा को ये बातें बताई थी। वह कमरे में अने के लिए कॉफ़ी लेकर आई तो वहीं बैठ गई। अने ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। नॉर्मली वह उसके जागते हुए कमरे में बैठती नहीं थी, अक्सर उसके सोने के बाद ही आया करती थी, और अगर कभी गलती से आ भी जाती तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने उसकी सवालिया निगाह देखकर बिना किसी भूमिका के बात साफ की। अगर एतराज़ होगा भी तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? अने ने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। आप कहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी, नैना ने खड़े होते हुए कहा। अने ने उसकी ओर एक नज़र देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने नज़दीक बैठा लिया। वह बैठ तो गई थी लेकिन घबराहट होने लगती थी उसे उसके करीब आने पर। अने ने उस पर निगाहें जमाई थी। उसकी झुकी झुकी नज़रों ने उसका चैन लूटा हुआ था। वह धीरे से मुस्कुराया। आई नो, जॉब इज़ योर पैशन, और नौकरी करना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। तो जो चीज़ तुम्हें पसंद है और वह गलत भी नहीं है और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसी भी काम के लिए तुम्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ भी कर सकती हो। उसने उसकी झुकी आंखों को देखते हुए कहा। नैना के खूबसूरत नैना एकदम उठे थे और उसकी निगाहों से जा उलझे थे। वह जब भी सोचती थी कि उसके नकली प्यार की कली अब उतर जाएगी, तभी उसकी कही हुई बातें उसके प्यार के रंग को और भी गहरा कर देती थी। और वह सोचती कि जो इंसान उसकी और उसके विचारों की इतनी इज्जत करता है, उसने उसको सरेआम इतना बेइज्जत कैसे कर दिया था। स्वीट हार्ट, इतनी मोहब्बत से देखोगी तो दिल काबू में नहीं रह पाएगा। तुम्हारी इन निगाहों में तो मैं कब का डूब चुका हूँ। क्या अब मेरी जान लेने का इरादा है? वह दिलकशी से मुस्कुराया और नैना सुर्ख होते चेहरे के साथ मुंह फेर गई। ऐसी चीप बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? नैना गुस्से में बोली। अपनी बीवी से ऐसी बातें करना किसने बोला कि चीप होता है?
और अगर है भी तो भी मैं तो ऐसे ही बातें करूँगा। उसने बाद में जैसे टुकड़ा जोड़ा था। नैना के चेहरे पर छाती गुलाबियाँ उसे शरारत पर उकसा रही थी। वह बाहर जाने लगी थी कि उसने उसकी कलाई अपने मजबूत हाथों से थाम ली। क्या हुआ? अगर तुम चाहो तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, वह कहते हुए हाथ छुड़ाते हुए बाहर निकल गई। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, उसे जाते हुए देखकर वह गुनगुनाया था। वह तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे। लक्ष्मी जी ने एक भेदती हुई नज़र उस पर डाली। उसने ब्लू कलर का क्वार्टर स्लीव्स का सूट पहना था जिसके गले और स्लीव्स पर मिरर वर्क था। बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी, आंखों में काजल, होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और माथे पर ब्लू कलर की बिंदी लगाए हुए वह दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत और सोबर लग रही थी। उनकी नज़र एक बारगी उस पर ठहर कर रह गई। जब वही उसे सराह रही हैं तो अनेक क्यों ना उस पर फिदा होगा। फिर उन्होंने जल्दी से उस पर से निगाहें हटाई। वह जल्दी उठने के बावजूद लेट हो रही थी। मम्मी जी ने 3 तरह का तो नाश्ता बता दिया था, फिर अपना लंच भी पैक किया था। बड़ी मम्मी से मदद लेना उसे अच्छा नहीं लगा। रीना भाभी माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया हुआ था। माहिरा को किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर मम्मी जी रात में ही बता देती तो वह उसी हिसाब से उठती। वह बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। आराम से नाश्ता करो, आई विल ड्रॉप यू, अनय ने धीरे से उसके कान में कहा। नैना, इतनी तरह का नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ऑफिस भी जाना था, हम लोग एक ही नाश्ता कर लेते। बड़ी मम्मी ने नैना को देखते हुए कहा। उसका मन होगा, यहाँ तो नैना ऐसा नाश्ता बना ही सकती है, उनके यहाँ तो एक ही नाश्ते से काम चलता होगा। लक्ष्मी जी ने तिरछी नज़र उस पर डाली। नैना का चेहरा उतर गया था। सभी एकदम से चुप भी हो गए। बहू बेटों के सामने पत्नी को कुछ कहना राजेश्वर जी को अच्छा नहीं लगा, मगर जिस तरह से उन्होंने नैना पर तंज कसा था वो उन्हें बहुत बुरा लगा था। नाश्ता बहुत अच्छा बनाए भाई, मज़ा आ गया। नैना बेटे, ऐसा नाश्ता कराकर तुम तो आदत ही बिगाड़ दोगी हमारी, उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। सभी ने उनका साथ दिया लेकिन लक्ष्मी जी बिना किसी की तरफ देखे नाश्ता करती रही। नताशा ने उन्हें जो सिखाया था वो उसी पर अड़िग थी। मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वह अभी नाराज़ है हमसे। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ हैं तो अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर कहेंगी। अपना मूड ख़राब मत करो, जो भी मन में गुस्सा है वो तुम मुझ पर उतार सकती हो, अनय ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। इट्स ओके, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लीजिए, उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा। उसे बुरा तो बहुत लगा था। उसे कोई कुछ भी कहता लेकिन उसके मायकों को बीच में लाना, वो भी नीचा दिखाते हुए, उसका दिल भर आया था। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह समझ गई थी कि वह उसे नीचा दिखाना चाहती हैं और उसे संभल कर रहना होगा। अनय को उस पर और भी प्यार आ गया। शादी के बाद उसके सादे से रूप में और भी निखार आ गया था जो उसका दिल चुरा गया था। वह जानता था कि मम्मी ने ही उसे इतना काम करने के लिए कहा था, लेकिन साथ ही उसे भरोसा था कि वह सब संभाल लेगी। अब वह रोज़ रात को ही पूछ लेती थी कि क्या बनाना है और उसी के हिसाब से सब तैयार करती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर कभी सब्जी में नमक तेज़ होने लगा और कभी मिर्च, जाने कैसे चाय नमकीन हो जाती, टोस्ट जल जाते। वह परेशान हो गई। वह तो बनाने के बाद सब कुछ टेस्ट और चेक करती थी, लेकिन जब वह तैयार होकर नीचे आती सब कुछ ऐसा देखकर शर्मिंदा हो जाती। और कभी कभी नताशा का उस वक्त आना और उसके सामने मम्मी जी का उस पर तंज कसना उसको यह समझाने के लिए काफ़ी था कि इन सब में किसका हाथ है और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उसका दिल कभी कभी रो पड़ता था जब उसके सामने उसके घर वालों को इनडायरेक्टली निशाना बनाया जाता। अनय भी सब देख और समझ रहा था, इसलिए अब वह उसके नाश्ता बनाते समय तैयार होकर नीचे आ जाता और नाश्ते को टेबल पर लगवाने तक हेल्प करता और सब चीज़ें चेक भी कर लेता और नैना इतनी देर में तैयार होकर आ जाती। सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, लेकिन नताशा और लक्ष्मी जी को यह मंजूर नहीं था। चंद दिनों के बाद एक अलग ही प्रॉब्लम ने पांव पसार लिए थे। नैना जो भी कपड़े प्रेस करके ऑफिस जाने के लिए रेडी करके रख कर जाती
वो उसे कभी कटे हुए मिलते, कभी जले हुए, तो कभी उन पर कुछ गिरा हुआ मिलता। इस चक्कर में वह लेट हो जाती। जब एक हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा तो वह सोच में पड़ गई। अब अने नीचे आते वक्त रूम लॉक करके आने लगा और जाते वक्त नैना अने से कीज ले जाती। इस समस्या का भी समाधान हो ही गया, लेकिन ये सब कुछ थमा नहीं। कहीं ना कुछ होता रहता और नैना और अने मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते। इन सब से और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन नैना के दिल में जो अने के लिए तलकी थी वह कम होने लगी। इसी बीच नैना का काम भी काफ़ी बढ़ गया था। 6 महीने का अरसा उसकी शादी को हो गया था और रीना का भी आखिरी महीना चल रहा था। इसलिए अब नैना सुबह में ही दोपहर के लिए खाना बनाकर जाती और शाम में आकर बनाती। लक्ष्मी जी ने तो काम न करने और उसे परेशान करने की कसम खाई हुई थी। माहिरा को किचन में आना नहीं था, बस एक मैथिली जी ही थी जो उसकी जितनी हो सकता मदद करती थी। वह जोड़ों के दर्द से परेशान थी, लेकिन सब्जी धोना, काटना, आटा गूंदना जैसे काम वह कर देती थी। नैना ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी ये हालत अने से छुपी नहीं थी। बस वह माँ को कुछ नहीं कहना चाहता था। अब जब वह थककर रात में अंदर आती तो वह जानबूझकर सोने का नाटक करता ताकि वह भी आराम करने के लिए लेट जाए। उसके सोने के बाद वह अक्सर उसे निहारता रहता। उसके सामने वह शख्स ज़रूर बना रहता, मगर उसकी मोहब्बत उसके लिए ज़रा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि गुजरते वक्त ने उसके प्यार की चिंगारी को शोलों में बदल दिया था। पापा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद इसकी कोटेशन पर काम कर रहा हूँ। हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा ज़रूर है, मगर हमें न सिर्फ अपनी कॉस्ट निकालनी है बल्कि मार्जिन भी रखना है। इसलिए मैं एक बार इस साइट पर जाने का सोच रहा हूँ। आप एक बार इस फाइल को एक नज़र देख लीजिए, अने ने राजेश्वर जी के सामने एक फाइल रखते हुए कहा। उन्होंने उसकी तरफ देखकर फाइल उठा ली। फाइल देखते वक्त उनका चेहरा गंभीर बना हुआ था, मगर हर पलटते पेज के साथ उनके माथे की सिलवटें कम होती जा रही थी और चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। वेल डन अने, तुमने बहुत सही काम किया है। आज से इस प्रोजेक्ट को तुम इंडिपेंडेंटली देखोगे। हाँ, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सब कुछ कर लोगे। उन्होंने खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई। थैंक यू पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। वह खड़ा होकर उनके गले लग गया। राजेश्वर जी को बताने के बाद वह साइट पर चला गया। वहाँ का जायज़ा लेते हैं और सब कुछ अच्छी तरह देखने के बाद वह वहाँ से निकल ही रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। हेलो। वह नेहा का फ़ोन देखकर अचंभे में आ गया था। आज पहली बार था जब उसके ससुराल से किसी ने फ़ोन किया था। यूँ तो वह 2 बार अपनी ससुराल यानी नैना के घर पर गया था और उन्होंने उसकी खासी खातिर भी की थी, मगर कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। नैना का उदास चेहरा और खाली आंखें उसे एहसास कराती थी कि कहीं कुछ है जो गलत है। वह नैना से इस बारे में बात करना चाहता था कि असल बात क्या है, मगर वह तो उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। जीजू, वो दीदी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप बात करा देंगे प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। उधर से नेहा की घबराहट भरी आवाज़ आई थी। क्या हुआ नेहा, सब ठीक है ना? नैना अभी ऑफिस में है और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं मिल रहा हो। मुझे बताओ क्या हुआ? अने ने नेहा से पूछा। पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मैं माँ के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई हूँ। आप प्लीज़ दीदी को बोलो फ़ोन करने को। यहाँ डॉक्टर्स उन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। वह रोने लगी। नेहा, खुद को संभालो, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। और वह उससे पूछता चला गया और फिर उसने किसी को फ़ोन किया। जगदीश जी को आनन फानन में भर्ती कर लिया गया। उसने नैना को फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंचा। नेहा उसे देखते ही उसके पास आ गई। क्या हुआ पापा को अचानक से? उसने नारायणी जी और नेहा से मिलने के बाद पूछा। जगदीश जी अभी एडमिट ही थे। पापा आराम से चाय पी रहे थे कि उनके हाथ से कप छूट गया और वो गिर पड़े। नेहा ने उसे बताया। उसकी आंखों में अभी तक आंसू थे। नारायणी जी तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। अनय ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की तो वो रो ही पड़ी। जीवन के सारे सुख दुख उन्होंने जगदीश जी के साथ ही देखे थे।
दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था और आज वह इस तरह हॉस्पिटल में थे। उनका दिल ऐसा लगता था दर्द से फट जाएगा। जिंदगी के इस मुकाम पर जीवन साथी सबसे बड़ा सहारा होता है। मम्मी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्त डॉक्टर अरुण दीक्षित उन्हें देख रहे हैं। देखना, सब ठीक होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, मैं हूं यहीं आपके साथ। आप प्लीज़ चुप हो जाइए, अनय ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। तभी डॉक्टर आते हुए नजर आए। नेहा सब रोना धोना भूलकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ी। पापा कैसे हैं अब? वो ठीक तो है ना? वो बदहवासी डॉक्टर के सामने आ खड़ी हुई थी। डॉक्टर अरुण की नजरें उसकी तरफ उठ गई, जो सादा सा रेड कलर का सूट पहने हुए, रोने से लाल हो चुकी आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसका गुलाबी चेहरा सूखे आंसुओं के निशान के बावजूद बेहद कशिश लिए हुआ था। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है? अनय के कहने पर नेहा ने उनकी तरफ देखा। अनय, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अच्छा हुआ तुमने मुझे फ़ोन कर दिया था। तुरंत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो ठीक हैं, वरना उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता था। इस वक्त उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट और रेगुलर चेकअप। ओके। और हाँ, आपके पापा बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। डॉक्टर ने अनय से कहकर नेहा की तरफ देखकर कहा और हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। नेहा ने झेंप कर सर झुका लिया था। अनय नारायणी जी को लेकर जगदीश जी के वार्ड की तरफ बढ़ गया। नेहा ने नजरें उठाकर जाते हुए डॉक्टर की पीठ को घूरा और खुद पर उसकी नजरें पाकर अरुण ने पलटकर देखा था और उसकी निगाहों में नेहा का अक्स झिलमिला गया। ये लड़की अपने मासूम चेहरे और चमकती आंखों के साथ अरुण के दिल में उतर चुकी थी। डॉक्टर अरुण ने उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया था। सुबह तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। क्या हुआ पापा को? नैना हॉस्पिटल अभी पहुंची थी और नारायणी जी के करीब आकर पूछ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। नारायणी जी ने उसे देखा, फिर पलकें झपकाकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। साफ नजर आ रहा था कि वो नैना से बात करना नहीं चाहती। वो कुछ कहती उससे पहले ही नेहा ने नैना से बात करनी शुरू कर दी थी। अनय उन चंद लम्हों में समझ चुका था कि नारायणी जी अभी तक नैना से नाराज हैं। नैना की बेबसी, तकलीफ, परेशानी उसने उस पर शिद्दत से महसूस की थी। जगदीश जी भी उससे अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए थे। शायद इसीलिए वह उनके सामने नहीं गई थी कि कहीं उन्हें फिर से स्ट्रेस ना हो जाए। रात के करीब 8 बजे अनय और नैना निकले थे। नारायणी जी ने उनके बहुत कहने के बाद भी खुद ही रुकना पसंद किया था। नेहा भी उनके साथ ही थी। थैंक यू पापा को वक्त पर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए और इतनी हेल्प करने के लिए। शायद शादी के बाद पहली बार नैना ने अनय से प्यार से बात की थी। यू आर मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा। नैना ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। उसके अंदाज में ज़रा भी बनावट नहीं थी। अगर उसने वो फोटो वाली हरकत ना की होती तो शायद वो आज खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती। मगर, और इस मगर पर आकर उसकी सारी सोचें दम तोड़ देती थी। बाय द वे, आज तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ था? क्यों नहीं लग रहा था? उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। आज सुबह फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था, मगर स्विच ऑन करना भूल गई थी और ऑफिस में फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। उसने धीरे से अपनी बेवकूफ़ी बताई, जिस पर वह ज़ोर से हंस दिया। अच्छा, तो अब से मेरा फ़ोन मैं खुद ही चार्जिंग पर लगाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। वह भी पहली बार मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। उस रात भी वह सो चुकी थी और अनय उसके थके हुए चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान ज़रूर थी, लेकिन एक नूर था, मोहब्बत थी अपनों के लिए। वह पहले सिर्फ उसका प्यार थी, लेकिन आज वह उस पर गर्व करता था। दूसरी लड़कियों की तरह उसने रो धोकर सास की शिकायतें पति से नहीं की थी, ना ही नताशा को लेकर कोई तमाशा किया था, बल्कि इस सारे मामले को समझदारी से हैंडल किया था। वह परिवार तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहती थी। आज अपनी पसंद पर उसे नाज था। भले ही वह उससे आज भी दूर भागती थी, लेकिन उसके दिल के सिंहासन पर वह शान के साथ विराजमान थी, जहाँ सिर्फ उसी का राज था और उसके अलावा किसी और का दूर दूर तक कोई साया भी नहीं था।
इस वक्त वह सबसे बेखबर होकर नींद के आगोश में थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। उसके नाजुक होंठों पर उसकी निगाह बार बार ठहर जाती, मगर उसने अपने बेकाबू होते दिल और जज्बातों को संभाला और दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वह उनींदी आंखों से उठा और गेट खोला तो सामने घबराई हुई बड़ी मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। उन्हें इस वक्त ऐसे देखकर चौंक गया था। रीना, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। रमेश रीना के पास है, उसे हॉस्पिटल लेके चलना है, जल्दी, उन्होंने घबराए अंदाज में कहा। नैना की आंख खुल गई थी और वह भी तेजी से उनके पास आई थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक पल को तो वह भी उन्हें देखकर घबरा गई। हाँ बड़ी मम्मी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग जल्दी से भाभी को लाओ, कहते हुए वह तेजी से अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर बाहर निकल गया। नैना मैथिली जी के साथ रीना के रूम की तरफ बढ़ गई। अस्पताल में मैथिली जी एक पल को बैठ नहीं पा रही थी। रीना का केस कुछ ऐसा हो गया था कि उन्हें सिजेरियन करना पड़ा था और रीना को ब्लड की ज़रूरत थी। वो तो अच्छा था कि वह नैना को साथ ले आई थी और नैना का ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। अभी भी वह बेचैनी से बाहर टहल रही थी। नैना उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इस वक्त सिर्फ वो ही नहीं, सभी बहुत परेशान थे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चों दोनों बिल्कुल ठीक हैं, नर्स ने आकर खबर दी तो सभी के घबराए चेहरे खिल उठे थे। रमेश ने तो एक्साइटेड होकर मैथिली जी को गोद में लेकर घुमा डाला था। थोड़ी देर बाद रीना को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया। उससे पहले उन्हें बच्चा दिखाया गया था। अनय ने घर फोन पर इंफॉर्मेशन दी। अगले दिन सुबह सब लोग मिलने आए। तब तक बेबी को रीना के पास ले आया गया था। अस्पताल में मिठाई बांटी गई। सभी लोग बहुत खुश थे और तीसरे दिन रीना और बच्चा घर आ गए थे। नामकरण बड़े ही धूमधाम से किया गया। सभी लोगों को बुलाया गया था, मगर एकता अभी भी नहीं आ पाई थी। नीरज, एकता के पति को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उनका आना टल गया था। हाय लाल परी, इस आवाज़ पर अंदर जाती नेहा ठिठक कर पलटी। उसके सामने ही डॉक्टर अरुण खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। जाने क्यों वह नर्वस हो गई थी। ये उनकी पर्सनैलिटी का असर था या फिर वह ही पहली नज़र में उनसे इम्प्रेस हो चुकी थी। हेलो, कैसे हैं आप? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिस लाल परी? उसने बाद में जैसे टुकड़ा जोड़ा था। मेरा नाम नेहा है। नेहा इस बात पर थोड़ा चिढ़ गई थी। ओह, तो मिस नेहा को गुस्सा भी आता है। वह हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस ऐसे पुकारना अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा। अब वह थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। लाइट और ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन के ड्रेस में उसका मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अरुण की नज़रों में उसके लिए पसंदीदगी बेहद साफ थी, मगर नेहा वो जानती थी कि उसकी धड़कनों को डिस्टर्ब कर देने वाले इस इंसान को ऐसी कोई उम्मीद देना उसके बस में नहीं था। अरे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ, हवन शुरू होने वाला है। अनय ने उन्हें अंदर आने के लिए जैसे चेताया था। नैना के मम्मी पापा भी आए थे और वो अंदर ही बैठे थे। यहाँ आकर भी उन्होंने बस जग दिखावे के लिए ही नैना से बात की थी, जिसने उसे अंदर से फिर एक बार हर्ट किया था, मगर वह भी होंठों पर मुस्कान सजाए सबके साथ शामिल थी। हवन हुआ और बच्चे का नाम रचित रखा गया। इस दौरान अरुण बीच बीच में नज़र बचाकर नेहा को ही देखता रहा। वह हैंडसम था, स्मार्ट था, डॉक्टर था और जॉली नेचर भी था उसका। इसके बावजूद उसे नेहा से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, जबकि वह पहली मुलाकात में ही उसके दिल में बस चुकी थी। अनय, ये मिठाई नताशा के यहाँ देकर आनी है, लक्ष्मी जी ने अनय से कहा। मम्मी प्लीज़ और कहीं भी बोल दो, बट वहाँ नहीं। नताशा नामकरण में नहीं आई थी, उसकी तबीयत खराब थी, ऐसा उसने लक्ष्मी जी से बोला था, इसलिए आज वह उसके यहाँ मिठाई भिजवा रही थी। क्यों, नैना ने मना किया है क्या? वह तंज से बोली और नैना को तिरछी नज़र से देखा, जिसका चेहरा उनकी बात सुनकर बुझ गया था। मम्मी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं नताशा के घर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। वह लड़की ना तो कभी खुद चैन से रह सकती है और ना ही किसी दूसरे को सुकून से रहने दे सकती है। वह बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करती है, दूसरों का इस्तेमाल करके। आप भी उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। अनय ने बहुत आराम से लक्ष्मी जी की नाराज़गी को इग्नोर करते हुए कहा।
बस अने बस कर, मैं जानती हूँ ये शब्द किसके हैं। मुझे ले चल वहाँ, तू बाहर ही रहना, मैं दे आऊँगी। लक्ष्मी जी अने के साथ चली गई थी और इधर नैना यही सोच रही थी कि वह करे क्या कि लक्ष्मी जी की गलतफहमी दूर हो जाए। यूँ तो वह अने से दूर ही रहती थी, लेकिन उसके घर वालों को वह शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जब अने उसके घर वालों को अपना सकता था तो वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पापा की तबीयत पिछले दिनों खराब हो गई थी तो नेहा ने घबराकर अने को फ़ोन किया था कि नैना का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और उसने अपने सारे काम छोड़कर उनको ना सिर्फ हॉस्पिटल एडमिट कराया था बल्कि पूरा ख्याल भी रखा था। उसे तो पता भी तब चला जब वह ऑफिस से लौट कर आई। वह अने की अच्छाई से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। बीते 6 महीनों में उसने फिर कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन डबल मीनिंग बातें ज़रूर कर जाता था। और जब उसके चेहरे पर शर्म के रंग बिखरते तो उसे वह जिस तरह से देखता था वह और भी ब्लश कर जाती और उससे बचने के लिए मुंह फेर लेती। वह हर जगह हर बात में उसके साथ खड़ा रहा था, बस उसी के अंदर ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघल नहीं रही थी। और इसकी वजह यह थी कि जगदीश जी और नारायणी जी अभी तक उसे दिल से माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें यही लगता था कि नैना ने उनके प्यार और भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और कॉलेज में प्यार की पेंगे बढ़ाती रही, जबकि पहले ही उसकी सगाई हो चुकी थी। उनकी ये सोच, ये बिहेवियर नैना को अंदर ही अंदर बहुत हर्ट करता था और वह चाहकर भी अने को माफ़ नहीं कर पा रही थी। फिर उसका तरीका था तो गलत ही। लक्ष्मी जी नताशा के घर गई और किसी को वहाँ न पाकर उन्होंने नौकरानी से नताशा के लिए पूछा, जिसके बताने पर वह उसके रूम की ओर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाती, नताशा की आवाज़ ने उनके कदम वहीं रोक दिए। मैं अने को किसी भी कीमत पर पाकर रहूँगी मॉम। उस नैना को तो अब मैं ही रास्ते से हटाऊँगी, क्योंकि उस बुढ़िया से तो कुछ होने वाला है नहीं। और वो नैना, वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, उस बुढ़िया को कुछ बोलती ही नहीं है। कुछ बोलो तो अने खुद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का अने को लेकर चली गई होती। वह अपनी माँ से बोल रही थी, तुम पागल हो गई नताशा, गलत कर रही हो तुम। तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम सही और गलत में फ़र्क करना भूल गई। ना बड़ों की इज्जत का पास और ना ही दोस्ती का। अने उस लड़की से बहुत प्यार करता है जो अब उसकी पत्नी है। तुम मॉम क्या बोल रही हो? पत्नी? माय फुट, उन दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, मुझे पता है। नैना की जो फ़ोटो मैंने प्लांट की थी उसे वह अने का प्लान समझकर उससे नफरत करती है और अने उसकी मर्जी के बिना उसे कभी नहीं छुएगा। बात करते हुए भी दोनों इतना झिझकते हैं, करीब क्या खाक आए होंगे। नताशा, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह छोटी है। पति पत्नी के बीच एक वही रिश्ता नहीं होता, उनके बीच रिश्ता होता है विश्वास का, आपसी समझ और तालमेल का, एक दूसरे के काम आने का, हर परेशानी का मिलकर सामना करने का। और इस बात को तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्होंने फिर उसे समझाने की कोशिश की थी, आप मेरी मॉम हो या उनकी वकील, आई हेट नैना, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस दिन भी उसे अने ने बचा लिया, वरना जो ड्रग्स मैंने उसे धोखे से दी थी वह उसकी जान ले लेती या उसे पागल तो कर ही देती। मैं हार नहीं सकती। वह और भी कुछ कह रही थी, लेकिन उनमें आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप नीचे आ गई, मिठाई का डब्बा सेंटर टेबल पर रखा और बाहर निकल गई, जहां अने उनका वेट कर रहा था। आज उन्हें अपना बेटा सही लगा और नताशा, वो सच में बस उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। चलो अने, उनका सर अचानक ही भारी हो गया था। रह रहकर नताशा की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो ना? नताशा ने कुछ कहा आपको? मैं अभी उसे, वह उनकी हालत देखकर परेशान हो गया था। नताशा नहीं मिली मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है, तू मुझे जल्दी घर ले चल। आगे अने ने कुछ नहीं कहा, उनकी हालत अजीब सी थी, पसीने से भीग गई थी वह। अने खुद भी घबरा गया था। वह तेजी से ड्राइव करते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले गया और रास्ते में ही नैना को भी वहां पहुंचने का मैसेज कर दिया था।
डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वैसे भी वहां तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मी जी बेहोश हो गई थी। उन्हें वक्त पर मेडिकल एड मिलने से उनकी हालत ख़राब होने से बच गई। नैना वहां पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि वक्त पर आ जाने से वे ठीक हैं, नहीं तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो दोनों उन्हें घर ले आए थे। नैना और अने इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे थे, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी वह खुश नहीं थी, अनमनी सी रहने लगी थी। आज अने ने उनकी बात मानने से भी मना कर दिया था। वे दोनों अपनी ही सोचों में गुम घर पहुंच गए थे। नैना और अने सहारा देकर उन्हें अंदर ले गए थे। नैना उनके साथ रूम में थी। अने ने सबको बोल दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो।